हेलो एवरीवन, आप सभी का कनावत एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं बंटी सिंह कनावत, मेरे विज्ञान की क्लास में। और अभी तक हमने क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 6, जिसमें हमने अभी तक करीबन 30 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। और आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी 5th क्लास है और लास्ट क्लास है आज 6 चैप्टर की हमारी। तो इसमें कुछ डायग्राम है हमारे, जो एग्जाम एनसीईआरटी पैटर्न को यदि देखा जाए तो उसके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ डायग्राम की हम चर्चा करने वाले हैं इसके अंदर। जैसे कि सबसे पहला डायग्राम हमें दे रखा है किसका, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव उत्सर्जन के अंदर हमें दे रखा है क्या, ये वाला डायग्राम। और इसमें हमसे सिंगल एक किडनी का भी डायग्राम पूछा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, किडनी, किडनी वृक्क। और पूरे सिस्टम का भी डायग्राम पूछा जाता है, जिसके अंदर इसके अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, जिसके अंदर धमनी और सिराओं का एक जाल पाया जाता है, जिससे लाल कलर की जो है जिसमें से होकर ब्लड आता है, ब्लू कलर की जो है जिसमें से ब्लड होकर जाता है, इसमें शुद्ध रक्त आता है और इससे अशुद्ध रक्त जाता है। यानी इसमें रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण, जिसके माध्यम से मानव हानिकारक पदार्थों का क्या करता है, उत्सर्जन। और उसके बाद यूरेथ्रा से इस हानिकारक पदार्थों को रक्त से जो निकलते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इस डायग्राम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको डायग्राम हैंडमेड दे रखा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में भी डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए ये डायग्राम आपको थोड़ा सा हैंडमेड दे रखा है, क्वालिटी थोड़ी सी कम आ रही है। तो ये डायग्राम आपको, मानव हृदय के डायग्राम को भी भाई आपको एक बार प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रक्त को इस हृदय के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, जिसके अंदर हमारे पास है एरोटा, ये है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, और ये है पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा। और हृदय की यदि बात करें तो हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं भाई, 4 चैम्बर, जिसमें से इसका दायां वाला भाग तो कहलाता है दायां आलिंद, और ये दायां वाला भाग कहलाता है इसका दायां आलिंद, और ये कहलाता है इसका दायां निलय, और ये कहलाता है इसका बायां निलय। तो ये बायां आलिंद और बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय, यानी 4 चैम्बर हृदय के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर से ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक यानी अंगों तक भेजा जाता है। दूसरा, आलिंद से आने वाले रक्त को, दाएं आलिंद से आने वाला रक्त दाएं निलय के अंदर पहुंचता है, और इस रक्त को वापस लौटने के लिए से रोकने के लिए यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरीके से बाएं वाले भाग में बाएं आलिंद से बाएं निलय में रक्त को आने से रोकने के लिए यहाँ पर पाया जाता है क्या, बाइकस्पिड वाल्व। और इन दोनों वाल्वों के बीचों बीच में एक भित्ति पाई जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सेप्टम नाम दिया जाता है। फिर हमारी जो धमनी और जो सिराएं हैं उनके बीच में भी वाल्व पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी वाल्व, जो कि पल्मोनरी सिरा के अंदर और धमनियों के अंदर पाए जाएंगे। दूसरी एक और होती है हमारे पास वेना कैवा, जिसके द्वारा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से उसमें पहुंचाया जाता है। तो भाई हृदय का जो डायग्राम है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि गार्ड सेल किस प्रकार पररंध्रों को खोलने एवं बंद करने की प्रक्रिया को
नियंत्रित करती है। तो भाई ये गार्ड सेल क्या है, इसके लिए थोड़ा सा अपन डायग्राम देखते हैं स्टोमेटा का। और गार्ड सेल जो है ना, जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, ये द्वार कोशिकाएं हमारी पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से स्टोमेटा के द्वारा यानी रंध्रों के द्वारा गैसों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। तो पत्तियों की यदि संरचना को देखा जाए तो पत्तियों की संरचना के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से गैसों का भी क्या होता है भाई, आदान प्रदान होता है पत्तियों के अंदर। तो इन्हीं पत्तियों के अंदर यदि इन छिद्रों को माइक्रोस्कोप से यदि देखा जाए तो इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है। और इस संरचना में जो हमारी गार्ड सेल हैं वो ये हैं, जिनको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये हमारा रंध्र का छिद्र है, जिसको हम रंध्र छिद्र कहते हैं। इसी के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां कैसे रंग की दिखाई देती हैं, हमें हरी दिखाई देती हैं। तो हमने दो तरीके के डायग्राम आपको दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है खुला रंध्र का डायग्राम और दूसरा हमें दे रखा है बंद रंध्र का डायग्राम। अब ये कैसे खुलते हैं कैसे बंद होते हैं उसको अपन क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि गार्ड सेल यानी द्वार कोशिकाएं किस प्रकार पर्णरंध्रों को यानी बोले तो स्टोमेटा, इनके खोलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो क्या होता है देखो, जब पत्तियों के द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण, जैसे ही जल का अवशोषण कर लिया जाता है तो गार्ड सेल क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, फूलने लगती हैं। और जैसे ही गार्ड सेल फूलने लगती हैं तो फूलने के कारण रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जैसे ही पत्तियों से इस जल का निष्कासन हो जाता है यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों से जल बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल क्या होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। पत्तियां क्या होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। और पत्तियों के सिकुड़ने की वजह से रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह देते हैं कि गार्ड सेल रंध्रों को खोलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। मतलब गार्ड सेल के अंदर पानी के आने जाने की वजह से गार्ड सेल रंध्रों को खोलती हैं और क्या करती हैं, बंद करती हैं, जिसकी वजह से इनमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया और जल उत्सर्जन की क्रिया, जिसको हम कह सकते हैं बाष्पीकरण की प्रक्रिया, भी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम, जिसके अंदर हमें रंध्रों के खोलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को दिखाया गया। तो इनका एक सिंगल डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि खुले रंध्र और बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। खुले रंध्र और बंद रंध्रों का नामांकित चित्र बनाइए, खुला स्टोमेटा और बंद स्टोमेटा। ये भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका डायग्राम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग अच्छे से डायग्राम का क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। थोड़ा सा हैंडमेड डायग्राम भी दे रखा है आपको, जो हमें स्टूडेंटों ने बनाया, जिन्होंने सेंड किया हमें। अगला क्वेश्चन और बचा है हमारा कि जाइलम और फ्लोएम अंतर लिखिए। देखो, पेड़ पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम की चर्चा हम एक बार आपसे कर चुके हैं। एक बार चर्चा आपसे कर चुके हैं जाइलम की और फ्लोएम की। जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले जटिल ऊतक हैं, जिनके माध्यम से पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का और खनिज लवणों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। तो इनमें हमसे पूछा गया है भाई अंतर बताइए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। तो बात करते हैं जाइलम फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा जड़ों को क्या कर लिया जाता है, जाइलम के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक परिवहन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, जाइलम के द्वारा। मतलब अपन ये कहें कि पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाला जाइलम एक संवहनी ऊतक है, जिसके माध्यम से जड़ों से पानी को अवशोषित करके और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। दूसरा है हमारा क्या, फ्लोएम। तो फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ, खाद्य सामग्री को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधों में भोजन का क्या होता है, संवहन होता है या
परिवहन होता है। बात करें हम जाइलम जो होता है ना वो हमारा एक मृत ऊतक होता है और फ्लोएम जो है ना वो हमारा एक जीवित ऊतक होता है। दूसरा, जाइलम के अंदर संवहन नलिकाएं होती हैं, याद रखना है नाम, और फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं होती हैं। ओटी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं तो किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर। और संवहन नलिकाएं पाई जाती हैं किसके अंदर? जाइलम के अंदर। दूसरी बात करें कि जाइलम की जो भित्ति होती है ना वो बहुत मोटी होती है और फ्लोएम की जो भित्ति होती है वो थोड़ी सी जाइलम की तुलना में क्या होती है? कम मोटी होती है। तो जाइलम फ्लोएम संवहनी ऊतक हैं पेड़ पौधों के अंदर, उच्च पेड़ पौधों के अंदर ये पाए जाते हैं और इनके माध्यम से पेड़ पौधों के अंदर जल और खनिज लवणों का क्या किया जाता है? परिवहन जाइलम के माध्यम से, और फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है भोजन का परिवहन। जाइलम मृत ऊतक होते हैं, फ्लोएम जीवित ऊतक होते हैं। जाइलम में संवहन नलिकाएं पाई जाती हैं और फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम में अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा वृक्काणु की संरचना। मतलब हमसे वृक्काणु बोले नेफ्रॉन की संरचना पूछी गई है भाई हमसे, नेफ्रॉन। तो बात करें हम भाई नेफ्रॉन है क्या? पहली बात तो नेफ्रॉन हमारे शरीर की उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो कि हमें देखने को मिलेगी काय के अंदर? किडनी के अंदर, वृक्क जिसे हम कहते हैं किडनी। किडनी के अंदर अनेक सूक्ष्म छोटी छोटी महीन संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कह दिया जाता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हमें किसके अंदर मिलेंगे भाई? नेफ्रॉन हमें देखने को मिलेंगे किडनी के अंदर। और एक किडनी के अंदर करीबन 10 लाख नेफ्रॉनों की संख्या पाई जाती है। तो दोनों किडनियों को टोटल मिला के यदि बात करें तो करीबन 20 लाख नेफ्रॉन हमारी दोनों किडनियों के अंदर पाई जाती हैं। इनके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। मतलब जैसे ही रक्त हमारी किडनी के अंदर पहुंचता है वो किडनी के अंदर बहुत सूक्ष्म संरचनाएं, महीन संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं? नेफ्रॉन कह देते हैं। तो नेफ्रॉन के माध्यम से हम हमारे शरीर के रक्त का क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। तो इसी संरचना को हमने बोला है क्या? वृक्काणु। तो वृक्काणु क्या है भाई? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही इसका नाम है भाई। तो नेफ्रॉन के माध्यम से शरीर के अंदर रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो क्या प्रोसेस है इसकी? क्वेश्चन ये है कि वृक्काणु की संरचना एवं इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो संरचना की बात करते हैं अपन नेफ्रॉन की। डायग्राम एक बार आपको दिखा देते हैं, हैंडमेड डायग्राम है। इसको यदि माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो आपको इस तरीके की संरचना नेफ्रॉन की देखने को मिलती है। और इस नेफ्रॉन के द्वारा शरीर के अंदर रक्त का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण। और विभिन्न प्रकार के हानिकारक और विषैले पदार्थों का यूरिन के द्वारा इससे क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जित कर दिया जाता है। मतलब रक्त का शुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। ये रहा। और बात करते हैं हम इसकी संरचना की। ये रही इसकी क्रियाविधि। तो किडनी में अनेक सूक्ष्म एवं अनेक धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की भित्ति पर अनेक रुधिर केशिकाओं का जाल भी पाया जाता है जिसे हम ग्लोमेरुलस नाम दिया जाता है। और यह एक प्यालेनुमा संरचना में स्थित होता है जिसे बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट हम कह देते हैं। तो नेफ्रॉन की एक संरचना है जो किडनी में अनेक सूक्ष्म एवं धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? नेफ्रॉन। इन्हीं के द्वारा रक्त का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण। किडनी की भित्ति पर अनेक रुधिर केशिकाओं का जाल भी पाया जाता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और यह एक प्यालेनुमा संरचना में स्थित होता है जिसे हम बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट के नाम से जानते हैं। बात करें
आगे की क्रियाविधि की इसकी, तो क्रियाविधि में क्या है भाई, नेफ्रॉन की नलिका में ग्लोमेरुलस से छने हुए यूरिन में यूरिया की मात्रा, यूरिक अम्ल की मात्रा और कुछ और अन्य पदार्थ हैं, एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, कुछ हानिकारक एवं अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि और कुछ उपयोगी पदार्थ हैं जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, लवण है, जल है, ये भी अधिक मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं, जो आगे चलकर संग्राहक नलिका में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इनको मूत्राशय में संग्रह कर लिया जाता है और यूरिन के माध्यम से इसको शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो प्रोसेस क्या है देखते हैं, एक बार समझते हैं। तो ये है हमारे नेफ्रॉन की संरचना, जिसमें हमें दिखाया गया है कि ये नेफ्रॉन में ब्लड आ रहा है भाई, यहाँ से इन धमनियों के माध्यम से क्या आ रहा है, धमनी और सिराओं का इनके ऊपर जाल पाया जाता है नेफ्रॉन के ऊपर, यहाँ से भाई ब्लड आया, ये संरचना अपनी बनी, ये प्यालेनुमा संरचना, जिसे हम कहते हैं क्या, बोमन संपुट, बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल, ठीक है। और नेफ्रॉन की प्यालेनुमा संरचना के बाद एक लंबी नलिकानुमा संरचना पाई जाती है, इसको नाम दिया जाता है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये यू आकार में घूमना शुरू करती है, तो इस यू आकार की संरचना को हम नाम दे देते हैं क्या, हेनले लूप। आगे चल के ये है हमारी यू आकार की संरचना, इसको नाम दे दिया जाता है क्या, हेनले लूप, नाम याद रखना है, हेनले लूप। और आगे चल के ये फिर से ऐसी संरचना बनना स्टार्ट हो जाती है और ये जाके जुड़ जाती है सीधी सीधी किससे, संग्राहक नलिका से, संग्राहक नलिका से जाके क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो यहाँ से रक्त इसके अंदर आता है, उसकी दीवार से रक्त का क्या होने लगता है, शुद्धिकरण, जिसमें लाभदायक पदार्थ भी हैं, हानिकारक पदार्थ भी हैं। तो लाभदायक पदार्थों को तो इसकी दीवार के द्वारा क्या कर लिया जाता है, वापस अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है, लेकिन हानिकारक जो पदार्थ है ना, ये हानिकारक पदार्थ आगे चलते हैं और ये है हमारी आगे आने वाली क्या, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। और इस संग्राहक नलिका के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ हमारे रक्त में से इसने अलग किए, उन पदार्थों को यहाँ का क्या लिया जाता है, इकट्ठा, और यहाँ से आगे चल के मूत्राशय के माध्यम से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, जो हमारा क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है। शरीर से उत्सर्जित हानिकारक पदार्थ क्या कहलाता है, यूरिन, जिसको शरीर से समय समय पर बाहर निकालना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये थी हमारी नेफ्रॉन की संरचना, जिसमें हमें कुछ पॉइंटों के नाम याद रखने हैं। ये प्यालेनुमा जो संरचना होती है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसमें धमनी और सिराओं का क्या पाया जाता है, जाल। और इसका ये प्यालेनुमा संरचना के जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है, जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसको शॉर्ट में बोले तो PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। और ये यू आकार की संरचना इसकी कहलाती है क्या, हेनले लूप। और लास्ट में जाके यूरिन इकट्ठा हो जाता है किसमें, संग्राहक नलिका में, जिसे हम कहते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये था हमारा इसका डायग्राम किसका, नेफ्रॉन का, जिसको भी आपको अच्छे से बना के प्रैक्टिस करना है इसकी। और अगला एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्या, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर। हालांकि इस क्वेश्चन को भी हमने चैप्टर की शुरुआत में, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी जो अपलोड की गई है आपको, उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया है। फिर भी क्वेश्चन की बात करें तो स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया और विषम पोषी पोषण की प्रक्रिया, ये दोनों ही कंडीशन हमने डिस्कस कर ली है। तो क्या है भाई, पॉइंट की बात करते हैं कि स्वपोषी पोषण, यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए पौधों को हम क्या कह देते हैं, स्वपोषी जीव कह देते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके, उन्हें हम कह देते हैं स्वपोषी जीव। तो स्वपोषी जीवों के ही अंदर स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो बात करें विषम पोषी क्या होते हैं, विषम पोषी, इसमें जंतुओं के द्वारा पोषण ग्रहण किया जाता है, जिसमें कार्बन, ऊर्जा आदि की आवश्यकता होती है। पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है इन जीव जंतुओं को, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और मृतजीवी आदि सभी जीव जंतु इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें कि स्वपोषी पोषण में CO2 जल
क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। दूसरा, विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब विषमपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो स्वपोषी पोषण के अंदर हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट की बात करें कि यह पोषण हरे पेड़ पौधों तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम नीले हरे शैवाल कहते हैं, उनके अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है। और विषमपोषी पोषण की यदि बात करें तो विषमपोषी पोषण प्राय सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि मानव हो गया, कुछ परजीवी जीव जंतु हो गए, कवक हो गए, गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी, सुअर, बिल्ली, सभी जीव जंतुओं में विषमपोषी पोषण पाया जाता है। यानी विषमपोषी पोषण की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में जो आने वाले जीव जंतु हैं वो टोटली रूप से किस पर निर्भर रहने वाले हैं? हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले हैं। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे और उस भोजन को विषमपोषी जीव जंतु क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो पूरी तरीके से विषमपोषी जीव जंतु किस पर निर्भर हैं? स्वपोषी जीव जंतुओं पर निर्भर हैं। तो ये था हमारा किसका? विषमपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण में अंतर। और इसी के साथ हमारा बायोलॉजी का ये 6 चैप्टर जो चल रहा था ना, वो क्या हो गया? कंप्लीट। तो इस आज की क्लास में हमारे में टोटल जो डायग्राम हमें जो दे रखे हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। इन सभी डायग्रामों का आप लोग अच्छे से क्या करें? प्रैक्टिस करें। और 6 चैप्टर की यदि बात करें तो करीबन हमने इसके अंदर 33 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बायोलॉजी के इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग अपने लेवल से इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से डायग्राम इसके अंदर जो भी आए हैं उन सारे डायग्रामों को क्या करें? अच्छे से रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें। और मुलाकात होगी आपसे अगले चैप्टर के साथ। बायोलॉजी का जो भी नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उस चैप्टर के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। और इस अगले चैप्टर की आपको यदि नोटिफिकेशन सही से समय पे और टाइम पे मिलने के लिए आप क्या करें? चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको समय पे क्या मिलती रहे? नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम 7 चैप्टर को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे।